हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अपडेट। तो जो आपके 15 जून का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, जो आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे 100% है जो ऑथेंटिक आएँगे और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं, वही यहाँ पे बताए जाएँगे। तो 20 के लगभग क्वेश्चन है जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना। आपके लिए मेंस से है जो क्वेश्चन यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं स्टूडेंट, उनसे डाटा बनाकर यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो और आपका भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आप भी ज़रूर है जो डाटा टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल है उसके महासचिव कौन था? ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ के महासचिव है वो है शिरली आयोरकर बोर्चे। शिरली आयोरकर बोर्चे है। और कॉमनवेल्थ है वो क्या है? 56 जो स्वतंत्र देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और जिसमें अधिकांश देश पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, यानी जो ब्रिटिश सरकार के कभी गुलाम रहे थे उन देशों का ये समूह है। और 2024 में समाओ में आयोजित राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में घाना की पूर्व विदेश मंत्री थी जो शार्ली आयोरकर बोर्चवे को महासचिव चुना गया था और उन्होंने 2025 में यहाँ पे पदभार संभाला था। किसने? जो शार्ली आयोरकर बोर्चवे है उसने 2025 में पदभार यहाँ पे ग्रहण किया था। मुख्य अगर तथ्य इनसे रिलेटेड देखें तो कॉमनवेल्थ की स्थापना है वो 1931 में यहाँ पे हुई थी और वर्तमान में अगर सदस्य पूछे तो 56 देश यहाँ पे सदस्य है। इसके मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कॉमनवेल्थ वहाँ पे लंदन में है। और राष्ट्रमंडल दिवस अगर पूछ लिया जाए तो मार्च का जो दूसरा सोमवार है वो राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत है जो राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो ये बना था 1949 में। 1949 में है जो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। नेक्स्ट यहाँ पे बनने वाले संभावित क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, कुल देश। नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा है वो मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था धौलावीरा का, उसके लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल प्रसिद्ध था। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह नगर जल संरक्षण और जल संचयन की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा की अगर खोज पूछी जाए तो ये 1967 से 68 में की गई थी और खोजकर्ता थे इसके जेपी जोशी। यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको 2021 में शामिल किया गया था धौलावीरा को। तो 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर प्रमुख बंदरगाह आपसे पूछ लिया जाए यह है लोथल, और सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाए तो यह है राखी गढ़ी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो जो वर्ष 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य था वो था केरला में थी। और साक्षरता दर कितनी थी यहाँ पे? 93.91 थी, जो कि भारत की सबसे अधिक थी। वर्ष 2011 में भारत की टोटल अगर साक्षरता दर पूछे तो 74.04 थी। पुरुष साक्षरता यहाँ पे पूछी जाए तो 82 और महिला साक्षरता 65 थी। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य तो बिहार था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार था। भारत का पहला संपूर्ण पूर्ण साक्षर राज्य अगर पूछ लिया जाए तो केरल है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ पे है? केरल में है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करते हुए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसकी शुरुआत करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909 का, उसके द्वारा यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान है जो लागू किया गया था। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। 1909 के अधिनियम के द्वारा इसमें क्या हुआ था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था
की गई थी। और ये किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो थे, जो वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे, उसी के नाम पे ये अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत सचिव था जॉन मार्ले। और पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में की गई थी। सांप्रदायिक पुरस्कार कब घोषित हुआ, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो 1932 में। पूना पैक्ट अगर पूछ लिया जाए तो ये भी 1932 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है हुबली में। और दक्षिणी पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 है। और राज्य अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में है। रेलवे में टोटल यहाँ पे 18 प्लस जोन है आपके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड ने सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना हेतु किस आईआईटी के साथ समझौता किया था। वर्ष 2025 में जो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था, तो ये किया था आईआईटी हैदराबाद के साथ। तो यहाँ पे करंट जी क्या आपने जो देखा होगा कि जो लेटेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लेटेस्ट यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, जो वर्ष 2024, 25, 26 का, और वही पूछा जा रहा है यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो कोल इंडिया आईआईटी हैदराबाद ने है जो स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन तथा ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया था। कोल इंडिया लिमिटेड का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्य रूप से किसके विकास के लिए शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये की गई थी ग्रामीण संपर्क के लिए, जो रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, जो इसकी शुरुआत की गई थी। और कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाना। नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के ही भाग है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर आपको पूछ लिया जाए वर्ड के बारे में तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल पूछा जाए तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट पूछा जाए तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगर पूछा गया था क्वेश्चन यहाँ पे जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है FRBM एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य था कि राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटे को नियंत्रित करना। जो राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा है उसको नियंत्रित करना इसकी मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाए कि जो FRBM है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये कब लागू हुआ था, तो ये 2003 में आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र जो लेगून एवं खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र है। पहले भी कई बार एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है, जैसे SSC वगैरह के एग्जाम में, तो अभी दोबारा यहाँ पे पूछा गया है आपके NTPC के एग्जाम में। जो उड़ीसा का तट है वो क्या है, खारे पानी एवं लेगून के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र क्या है, विशेष रूप से चिल्का लेक जो है, जो चिल्का लेक के लिए प्रसिद्ध है। और एशिया की सबसे बड़े खारी पानी की क्या है, ये लेगून है। और रामसर स्थल भी है, इसको याद रखना है, ये क्या है, एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 1905 के बंगाल विभाजन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था। 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, क्योंकि उसमें उसकी नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसी के कारण है जो भारतीयों ने इसका विरोध किया था। और इस समय जो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, उन्होंने यहाँ पे बंगाल विभाजन करवाया था। तो क्वेश्चन आप आ जाए बंगाल विभाजन के समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे वाइसराय थे। तो यहाँ इसी के परिणाम स्वरूप है जो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं की मुख्य प्रशासनिक बैठकें हैं वो कहाँ आयोजित होती है? तो ये होती है ब्रसेल्स में। तो जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश है उनके नेताओं की मुख्य जो बैठक है ये ब्रसेल्स में आयोजित होती है। और यूरोपीय संघ के सदस्य देश अगर पूछे जाए तो ये है 27 और मुख्यालय यहाँ का ब्रसेल्स में ही है। और ब्रसेल्स में इनकी क्या होती है? बैठकें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के जो 17 SDG में किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा किस लक्ष्य से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र के जो 17 SDG है उसमें किफ़ायती एवं ऊर्जा किस लक्ष्य से संबंधित है? तो ये कौन सा है? गोल 7 है इनका, गोल 7 यहाँ पे है। अगर देख लिया जाए कि SDG के सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया है सतत विकास लक्ष्य भी लिख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 17 सतत विकास लक्ष्य है उसमें किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है वो किस लक्ष्य से संबंधित है? तो ये लक्ष्य 7 से संबंधित है। यहाँ पे रिलेटेड लक्ष्य अगर पूछे जाए तो वो लक्ष्य 1 है वो गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य 2 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 4 है, ये लक्ष्य 13 है वो जलवायु कार्यवाही। नेक्स्ट यहाँ पे है 1931 में गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता कौन सा था? तो 1931 में गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता हुआ था वो था समझौता, यहाँ पे 1931 में हुआ था और 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इरविन गांधी समझौता। और ये जो शून्य अवज्ञा आंदोलन है वो अस्थायी रूप से क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था इसी समझौते के उपलक्ष्य में। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ली थी गांधी जी ने तो वो इसी समझौते के तहत ली थी और ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्च 2025 में ILO है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी जेनेवा में। जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शासी निकाय बैठकें संबंधित है वो जेनेवा में स्थित मुख्यालय में ही आयोजित की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किस प्रकार का? सिल्वर ब्रोमाइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर हैलाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपके पश्चिमी तटीय मैदानों के उपभागों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनका, या पश्चिमी तटीय मैदान पूछा गया है या तट पूछा गया, इन दोनों में से कंफ्यूज है तो मैंने यहाँ पे तटीय मैदानों का बताया है कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है उनके उपभागों का उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम बताना था। तो मैदान में यहाँ पे पहले कच्छ, फिर काठियावाड़, फिर कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार तट। यहाँ पे ये तट है जो इस प्रकार है उत्तर से दक्षिण में। सबसे यहाँ पे लास्ट में है मालाबार, मालाबार से पहले कन्नड़, कन्नड़ कोंकण, कोंकण से पहले काठियावाड़ और अंत में इधर कच्छ गुजरात में आके समाप्त हो जाता है। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। और उपभाग अगर देखे जाए तो मैंने ऊपर जो डिस्कस किए थे वही है कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसमें वह मानव हस्तक्षेप के बिना निर्देशानुसार कार्य करता है? तो वो कहलाती है ऑटोमेशन यानी स्वचालन। स्वचालन यहाँ पे कहलाती है। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि आगे की शिफ्ट है कि क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो ऑटोमेशन है जो कंप्यूटर की क्या है प्रमुख विशेषता है और जिसमें वह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतः कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पे स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह आपको पता ही होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।